मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी ने की जनसभा जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज कई जगह शोक संवेदना के कार्यक्रम होंगी शामिल। लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में भी होंगी शामिल। लोकसभा चुनाव में एक्टिव बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ आकाश आनंद भी करेंगे सभाएं। अप्रैल के पहले सप्ताह से रैलियों की शुरुआत। कांग्रेस रायबरेली और अमेठी सीट पर अब भी मौन, बैठक में नहीं हुई चर्चा। लग रही है कई तरह की अटकलें। होली पर जमकर खरीदी लखनऊ के लोगों ने शराब। 23-24 मार्च को बिकी लखनऊ में 18 करोड़ की शराब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, और बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन की बैठक जारी है। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं। अहम बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं और बीजेपी चुनाव प्रबंधन की बैठक फिलहाल जारी है। प्रबंधन संयोजक स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बैठक की जा रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो बीजेपी की बैठक जारी है, चुनाव प्रबंधन की बैठक हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन की बैठक फिलहाल जारी है। इस वक्त की आपको ये महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। प्रबंधन संयोजक स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बैठक की जा रही है। और सीधा चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है और इसीलिए मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, इस नए भारत के बारे में दुनिया के मन में सम्मान का भाव जगा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ी है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। देश के अंदर नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं। भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। एक नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिस नए भारत में आजीविका भी है तो आस्था भी है। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इस सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? आप में से कितने लोग अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? पूरा मुजफ्फरनगर ही जा चुका है। आप मुझे बताइए, अब तो नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं ना? अब तो अयोध्या अच्छी लग रही है ना? आप सोचो, पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है और देश के अंदर से अलग-अलग क्षेत्रों से, यानी इतने बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं और सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। सड़कें वहां चौड़ी हो गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए। नहीं तो सब सपना था। आपके पूर्वजों ने इस धरोहर को बचाए रखने के लिए अपने संबोधन के साथ ही राम राम जोड़ दिया। यहां मैं देखता हूं पश्चिम में कोई किसान मिलता है, कोई परिवार आपस में मिलते हैं, संबोधन में क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं, जिससे हम अपनी इस लड़ाई को अनंत काल तक आगे बढ़ा सकें। और आज रामलला स्वयं अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। क्या ये संभव था? क्या ये पिछली सरकारें कर पाती? क्या उन्होंने कर्फ्यू दिया, उन्होंने अराजकता दी, उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगवाई। लेकिन आज एक नए माहौल में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है।
क्योंकि मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना होगा। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है तो हमारे प्रबुद्ध जनों को, जो नेतृत्व वर्ग है अपने अपने तबके का, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जिम्मेदारी का निर्वहन इस रूप में कि नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, पहले वोट पोल करने के लिए जाना है। आपका तो पहले चरण में चुनाव है, तो आप लोग तो 19 अप्रैल को चुनाव में आपको भाग लेना है। गर्मी हो या बरसात, आंधी हो या तूफान, हमें इसकी परवाह नहीं करना है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना है और मोदी जी को फिर से तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए, भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए हम भी अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल, और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल तब मिलेगा जब डॉक्टर संजीव बालियान जी यहां से भारी मतों से चुनाव नहीं बना करके जाओगे। और आप चिंता मत करिए, मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश को अगर विकसित करना है तो मुजफ्फरनगर तो विकसित होगा ही होगा। उसकी चिंता नहीं करनी है, विकास और सुरक्षा ये सब हमारी जिम्मेदारी है। आपके जनप्रतिनिधिगण, दो तो मंत्री आपके जिले से हैं वर्तमान में, तो ये मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सभी लोग मिलकर के विकास की प्रक्रिया को आगे जोड़ेंगे। मैं आप सबसे यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं कि फिर से जो देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार मुजफ्फरनगर की आवाज में बोले थोड़ा, फिर एक बार। तो अभी आप सुन रहे थे मुजफ्फरनगर से सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही। इसके साथ ही साथ भारत माता की वंदे वंदे। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। और उनका भी कहना था कि अगर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है तो तीसरी बार भी तीसरा कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, और शामली से खबर आ रही है, जहां पर शामली दौरे पर हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे, मुजफ्फरनगर के बाद शामली जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कुछ ही देर बाद शामली भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद शामली के बाद सहारनपुर के लिए भी रवाना होंगे सीएम योगी। कैराना लोकसभा क्षेत्र के सांसद के समर्थन में सम्मेलन होगा और वोट की भी अपील करते नजर आएंगे। शामली नगर के स्कॉटेक्स इंटरनेशनल स्कूल में भी कार्यक्रम होगा। प्रशासन ने सभी तरह की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली हैं। तो जांच एजेंसियों ने सभा स्थल का भी निरीक्षण किया। सीएम की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो शामली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात रहेगा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन है और प्रतिभाग करते नजर आएंगे सीएम योगी। कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे शामली। शामली के बाद सीधा सहारनपुर का रुख करेंगे और वहां पर भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में संबोधित करते नजर आएंगे। तो कैराना लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिगत देखा जाएगा, वोट की अपील भी करेंगे, सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते नजर आएंगे। तो जांच एजेंसियों ने सभा स्थल का निरीक्षण किया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है।
और राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर वरुण गांधी का पीलीभीत वासियों के लिए एक पत्र लिखा गया है और टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने एक पत्र लिखा है। पीलीभीत से रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया। वरुण गांधी ने कहा कि पूरी क्षमता से पीलीभीत के लिए आवाज उठाए। तो एक पत्र वरुण गांधी ने लिखा है जनता के लिए। उन्होंने कहा कि पूरी क्षमता के साथ पीलीभीत के लिए उन्होंने आवाज उठाई है और हमेशा वो पीलीभीत की जनता के लिए खड़े रहेंगे। टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने एक पत्र लिखा है और ये पत्र की जो प्रति है आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। ये वरुण गांधी का लिखा हुआ पत्र है। बुलंदशहर से खबर है जहां पर बुलंदशहर में नामांकन प्रक्रिया का आज से आगाज है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई है नामांकन प्रक्रिया। कंट्रोल रूम से रखी जा रही थी नामांकन और बताया जा रहा था कि प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है और नामांकन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को 3 जोन में विभाजित किया गया। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने खुद नामांकन कक्ष में संभाली है कमान। आज 3 बजे तक नामांकन होगा और इसके साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने नामांकन स्थल को नामांकन के लिए सजाया भी है। तो पूरी पैनी नजर है निर्वाचन आयोग की और 3 बजे तक के लिए नामांकन प्रक्रिया का वक्त तय किया गया है। निर्वाचन आयोग ने नामांकन स्थल को भी सजाया है और आप देख सकते हैं बुलंदशहर में नामांकन प्रक्रिया का जो आगाज है आज से शुरू हो चुका है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देखा जा रहा है कंट्रोल रूम में पैनी नजर रखी जा रही है और 3 जोन में विभाजित किया गया है नामांकन कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था को। तो बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। तो 3 बजे तक के लिए नामांकन होगा। सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। कंट्रोल रूम में भी नामांकन प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है और नामांकन स्थल की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को भी 3 जोन में विभाजित कर दिया गया है और सभी जोनों में देखा जा रहा है पुलिस बल भी तैनात है। तो सुरक्षा के पूरे ही इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो खुद पैनी नजर रखे हुए हैं। निर्वाचन कक्ष में देखा जा रहा है नामांकन प्रक्रिया चूंकि 3 बजे तक के लिए की जाएगी। और प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के प्रचार शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी के चलते आज यानी कि 28 मार्च को राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अमरोहा पहुंचेंगे और यहां से चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वे अमरोहा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और बता दें कि जयंत चौधरी दिल्ली से वाया हेलीकॉप्टर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने मैदान में उतरेंगे। वे 1.25 घंटा जयंत जनसभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। जयंत चौधरी भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और बाराबंकी जिले की वन विभाग टीम द्वारा गंगेय डॉल्फिन को शारदा सहायक नहर से रेस्क्यू कर सुरक्षित सरयू नदी में डालने का सराहनीय कार्य किया गया। सरयू नदी के तेज बहाव में बहकर गंगेय डॉल्फिन फतेहपुर रेंज के दरियाबाद ब्रांच स्थित शारदा
सहायक नहर में आ गई थी। नहर में पानी कम होने की वजह से डॉल्फिन को जान का खतरा देख वन विभाग की टीमों ने बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित इनके प्राकृतिक वास रामनगर स्थित सरयू नदी में छोड़ा गया। वन विभाग के अनुसार रेस्क्यू की गई नर डॉल्फिन का वजन करीब 80 किलो और करीब लंबाई 6 फुट बताई जा रही है। बाराबंकी जिले में स्थित सरयू नदी में सैकड़ों की संख्या में गंगेस डॉल्फिन मौजूद है और इनको संरक्षित रखने के लिए वन विभाग लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। तो बाराबंकी से आपको एक खबर बता रहे हैं, रेस्क्यू कर सरयू नदी में गंगे डॉल्फिन को छोड़ा गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, सफल रेस्क्यू किया गया है और 10 दिनों के अंदर ये रेस्क्यू किया गया। सरयू नदी में गंगे डॉल्फिन को छोड़ा गया है। तस्वीर भी आपको बाराबंकी से दिखा रहे हैं, सफल रेस्क्यू किया गया है टीम के द्वारा। तो नदी में छोड़ते डॉल्फिन को नजर आ रहे हैं वन विभाग की टीम। तो 10 दिनों से फंसी थी गांगे डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू किया गया है। और रजी सिद्दीकी इसी खबर पर है। रजी, सफल रेस्क्यू देखा जा रहा है, वन विभाग की ओर से डॉल्फिन को सरयू नदी में छोड़ा गया है। क्या कुछ अपडेट है नया आपके पास? पूरा मामला बाराबंकी जिले के फतेहपुर क्षेत्र के भैंसुरिया मुजाहिदपुर के पास शारदा नहर में करीब 10 दिनों से ये डॉल्फिन फंसी हुई थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी और कई दिन बीत जाने के बाद वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू कर डॉल्फिन को सरयू नदी में छोड़ दिया है। आपको बता दें कि ये सरयू नदी के तेज बहाव में बहकर गांगे डॉल्फिन फतेहपुर रेंज के दरियाबाद ब्रांच स्थित शारदा सहायक नहर में आ गई थी और वन विभाग के अनुसार रेस्क्यू की गई नहर डॉल्फिन का वजन 80 किलो और करीब लंबाई 6 फुट बताई जा रही है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए रजी आपका शुक्रिया। बाराबंकी से खबर बता रहे हैं, 10 दिनों के अंदर ही ये सफल रेस्क्यू देखा जा रहा है। सरयू नदी में फिलहाल डॉल्फिन को छोड़ दिया गया है। और डिंडौरी जिले के मोहतरा गांव के लुट्टी टोला शमशान में 26 मार्च 2024 की सुबह शमशान में मुर्दा जलाने की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि गांव या आसपास के गांव में किसी की मृत्यु की जानकारी नहीं थी। ग्रामीणों द्वारा पुलिस थाना गाड़ासरई में सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अर्धजली लाश को अलग कर शिनाख्त के लिए ग्रामीणों की मदद ली। हत्या की आशंका के चलते पुलिस द्वारा एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीमों के साथ घटनास्थल की सूक्ष्मता से जांच पड़ताल में जुट गए। पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे हत्या में प्रयुक्त खून लगे पत्थर और अन्य सामग्री भी बरामद की है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर ईडी के सूत्रों के हवाले से एक खबर है। आज केजरीवाल की कस्टडी फिर से ईडी मांग सकती है। कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी मांग सकती है प्रवर्तन निदेशालय। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। और 2 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। अब से कुछ ही देर बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल और केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है और माना जा रहा है कि 7 दिनों की रिमांड और भी मांग सकती है ईडी। तो आज केजरीवाल की ईडी रिमांड जो है वो खत्म हो रही है और कोर्ट से 7 दिन की और भी जो कस्टडी है वो मांग सकती है ईडी। इसके साथ ही साथ 2 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद
राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। और वहीं दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर 600 वकीलों ने सीजेआई को पत्र लिखा है। कोर्ट पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो दिल्ली से यह खबर बता रहे हैं, एक खास समूह की सीजेआई से शिकायत की गई। पत्र में लिखा, गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, न्यायपालिका पर सवाल उठाने वालों पर एक्शन हो। तो दिल्ली से ये खबर बता रहे हैं आपको, लोकसभा क्षेत्र और अहमदाबाद से खबर आ रही है। अहमदाबाद से आपको एक खबर बता दें जहां पर अडानी ग्रुप की एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मुद्रा में तांबा इकाई का परिचालन शुरू किया गया। ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी परियोजना की पहली इकाई चालू है। वहीं 2 चरणों में 1 MTPA क्षमता का प्लांट स्थापित होगा। पहले चरण में $1.2 अरब का निवेश होगा और इस इकाई में 7,000 रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि कच्छ कॉपर अडानी इंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी उद्योगपति गौतम अडानी ने कर्मचारियों को बधाई भी दी है और भारत को वैश्विक तांबा क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने की भी बात कही गई है। तो 7,000 रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। कच्छ कॉपर अडानी इंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी के जरिए और उद्योगपति गौतम अडानी ने कर्मचारियों को बधाई भी दी है और कहा है कि भारत को वैश्विक तांबा क्षेत्र में सबसे आगे ले जाएंगे। अडानी ग्रुप की एक और बड़ी उपलब्धि आपको बता रहे हैं अहमदाबाद से खबर, जहां पर मुद्रा में तांबा इकाई का परिचालन शुरू हुआ है और ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी परियोजना की पहली इकाई शुरू की गई है, जिसमें से 2 चरणों में 1 MTPA क्षमता का प्लांट भी स्थापित है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।